बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलप स्टोरीज और डेवलपिंग स्टोरीज उन पे बात करते हैं, उन पे कुछ सवालात उठाते हैं और आज की सबसे बड़ी डेवलप स्टोरी जो डेवलप हो भी चुकी है और डेवलप हो भी रही है उस पे बात करेंगे और वो है बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा 190 मिलियन पाउंड केस, जिसके ऊपर नैब ने ये केस बनाया था और इस केस में मलिक रियाज समेत कुछ लोग जो हैं उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। जुल्फी बुखारी को, अली रियाज मलिक जो हैं उनको और शहजाद अकबर को, और बुशरा बीबी को 7 साल, इमरान खान को जो है वो 14 साल सजा सुनाई गई है। 10 लाख जुर्माना किया गया है इमरान खान को और बुशरा बीबी को जो है वो भी जुर्माना किया गया है गालबन 5 लाख। और इसके साथ ही साथ इस केस के हवाले से जो ही ये केस का फैसला आया, जो कि मुतवक्को था, कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं थी, क्योंकि हुकूमती वज़रा जो है वो एक दिन पहले ही और उससे पहले ही कह रहे थे, फैसल वाडा साहब कह रहे थे, तो वो जो नज़र आ रहा था और जहाँ से फैसले हो रहे थे वहाँ से इधर लीक भी हो रही थी मालूमात, तो इसलिए मालूमात हम तक पहुँच रही थी। फिर आज एक और भी काम हुआ, उस समात में खुसूसी तौर पर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो थे वो भी गए कि जो इससे पहले समात में नहीं जाते रहे, और उन्होंने वहां पे जो सवालात वगैरह किए इमरान खान साहब से वो भी बड़े दिलचस्प किस्म के थे। ज़ाहिर है उन्होंने सवालात करने थे, उन्होंने किए, खान ने जवाब दिए। फिर एक जो बड़ा मसला था जिसको हम कहें कि जिसका बहुत प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है, वो है इमरान खान के ट्विटर हैंडल का। आज के इस केस के बाद फिर इमरान खान के ट्विटर हैंडल से वही 1971 की हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात की गई है और यहिया खान से फिर तशबीह दी गई है। इस केस में के पॉलिटिकल पहलू अपनी जगह डिस्कस होते रहेंगे, लेकिन इसके लीगल पहलू वो डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम जुल्करनैन आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपको आज ही अल्लाह ने कामयाब किया, आपके साथियों ने वोट दिया। ये आप पे एतमाद का इजहार है कि जुल्करनैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए हैं, भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं। दूसरी तरफ जो इनके मद्दे मुकाबल थे वो भी हमारे इन्हीं की तरह बहुत प्यारे भाई जहाज़ेब अब्बासी साहब थे। जहाज़ेब अब्बासी साहब को 11 वोट मिले और जुल्करनैन को 27 वोट मिले। और दिलचस्प बात यह भी है कि जो सेक्रेटरी जनरल का मुकाबला था उसमें भी सेम वोट है। एक तरफ से गुलाम नबी यूसुफ जी जीते हैं और दूसरी तरफ से सईद बलोच जो है वो हारे हैं, उनको भी 11 वोट मिले और उनको भी 27 वोट मिले। बाकी जो पार्टी है वो भी ज़ाहिर एक जमहूरी अमल है और सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और जुल्करनैन, मुबारकबाद के बाद अब ये बताएं कि ये फैसला आप लोगों ने पढ़ा है यकीनी तौर पे, इसमें माजी की जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या समझते हैं कि इस केस में, यानी ये तो चीज़ें आती रहेंगी, इस केस में आपको वो जो कहते हैं ना रिव्यू का एक तरीका वो होता है ना पैरामीटर के, ऐसी गलती जो सतह पे तैरती हुई नजर आ जाए केस फाइल के ऊपर, कौन सी ऐसी चीजें तैरती हुई इस केस में आपको नजर आई हैं कि जिनमें ये कहा जा सकता है कि ये माजी के जिस तरह के खान के केसेस थे उनकी तरह इसका हाई कोर्ट में जाके इस केस का उड़ना भी यकीनी है। देखिए अली भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो मुबारकबाद दी उसके लिए और जो मोहब्बत का इजहार किया और सपोर्ट दी, शुक्र करें कि काजी फाइज हिस्सा नहीं थे चीफ जस्टिस, वरना जो हमारे 5 लोग अनअपोज्ड हुए उन्होंने नोटिस लेके कहना था कि अनअपोज कैसे हो गए, जैसे पीटीआई के इलेक्शन में उन्होंने कहा था। आपका निशान बल्ला तो नहीं था? बल्ला नहीं था, लेकिन कम से कम उनकी बाकियात के खिलाफ जरूर इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, जो खुद सामने नहीं आई शिकस्त के डर से उन्होंने हमारे ही एक भाई को आगे कर दिया। तो बहरहाल मैं जीता, चलो कोई जमहूरी अमल तो हुआ है ना, मैं जीता या जहाज़ेब अब्बासी जीता, बात एक ही है। लेकिन उनको वैसे वो हमारा भाई है, लेकिन जो पीछे से डोरियां ला रहे थे ना वो हिम्मत करते, खुद सामने आते, मजा ही और सी। ए 27 दे 37 ना होने ना ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ इतना होगा। अच्छा, अल्लाह का हुक्म। चलो क्योंकि मैंने काजी फाइज का जिक्र छेड़ दिया है, तो कैसे हो सकता है 190 मिलियन पाउंड का केस हो या इमरान खान का कोई मामला हो, बीच में काजी साहब ने लुच फ्राई ना किया हो? इसमें भी लुच फ्राई किया काजी फाइज जी,
काजी फायजीसा का इस केस से क्या ताल्लुक? हाय अल्लाह आपके बचे जिए। रोला ये है जनाब कि काजी फाइज ईसा ने अच्छा कुछ अर्सा पहले 190 मिलियन पाउंड केस जो बैरी टाउन का केस था, उसके अंदर ये जो पैसे आते थे कराची की ज़मीन के एवज वो किस्तें जमा कराते थे, उस केस में काजी फाइज ईसा ने कहा कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट में पैसे हैं ये कहाँ से है, अच्छा ये कौन से, ये 190 मिलियन कहाँ से है, ये कहाँ से है, वो कहाँ से है। जाहिल इंसान 190 मिलियन लिखता रहा, इतना नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में 190 नहीं 171 मिलियन आए थे। अच्छा। वही नैब 190 मिलियन पाउंड केस चलाता रहा, वही मरियम और एक साहिबा उस वक्त वज़ीर इत्तला थी। इस केस को अकाली ट्रस्ट केस नहीं 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस लिखा जाए, वो पहले फाइल से पढ़ लो 171 मिलियन है, 190 मिलियन का केस ही नहीं है। अभी भी वो फैसले में लिखा हुआ है 171 है, जी। तो ये फिर सारा मीडिया क्या चला रहा है 190 मिलियन? बाकी छोड़ो, नैब क्या कह रहा है, वो भी 190 कह रहा है। उन्होंने भी नहीं पता कि केस की है। तो इसका मतलब फिर केस बनाने वालों को भी नहीं पता, केस चलाने वालों को भी नहीं पता। केस इसमें रेफरेंस ही दायर नहीं कर रहा था नैब, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी हम इमरान खान के खाते की पाइए, अच्छा जुर्म क्या डालें इसमें। ठीक है। कादी फाइज ईसा ने वो बैरी टाउन वाले केस में ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हुए, जबकि मशरिक बैंक के नुमाइंदा जो दुबई से आया उसने आके यहाँ सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पे बताया रिकॉर्ड समेत ट्रांजैक्शनों समेत कि हजूर ये इनके पैसे थे, मलिक रियाज की बहू के पैसे थे, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुए। एनसीए ने इनको फ्रीज किया था, पैसे इसी अकाउंट में पड़े पड़े फ्रीज हुए, एनसीए ने जब्त नहीं किए। फिर एनसीए ने बैंक को लेटर लिखा कि जी हमने डी फ्रीज कर दिए, फिर वो कहते जी पैसे इनकी डायरेक्शन पे हमने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए। किन की डायरेक्शन पे? जो अकाउंट होल्डर थी मलिक रियाज की बहू, ठीक है, ठीक है, कुछ उनके अकाउंट से है, कुछ अली रियाज मलिक के अकाउंट से है, कुछ कहाँ से है, कुछ कहाँ से है। आए उसी जुर्माने के वाले अकाउंट में डालने के लिए है, उसमें के लिए आए, यानी एक प्राइवेट पार्टी के पैसे वहां पे पकड़े गए जी, मुंजमद हुए, फिर उनको गैर मुंजमद किया गया और प्राइवेट पार्टी ने अपने पैसे उठा के अपने जहां उन्होंने जुर्माना पे करना था वहां पे कर दिया। ये केस है, ये केस है। काजी फाइज ईसा ने इस पे क्या लिखा था, सवाल ही उठाया कि जी वो पैसे तो बेरे टाउन में देने थे, तो मलिक रियाज क्यों दे रहा है, उसकी बहू क्यों दे रही है, उसका बेटा क्यों दे रहा है। अच्छा, तो मामे खां उस ऑर्डर को पढ़ लो जिसमें ये जुर्माना हुआ था, उसमें लिखा था कि जी ये सारे गारंटर हैं कि अगर बेरिया टाउन पैसे नहीं देता तो ये गारंटर है, फिर ये देंगे, ठीक है, तो अगर आपकी तरफ से मैंने गारंटी दी हो कि अली से एक साथ पैसे ना दे तो मैं दे दूंगा, सही। अब आप किसी वजह से नहीं दे रहे, या आपने मुझे कहा यार है तू दे दे अगली बारी कर लेंगे, तो मैंने वो पैसे दे दिए आपके भी आप पे, आपको तो पैसे पहुंच गए ना अगले बंदे को, उसका इतराज करना बनता है कि मैं दूं या आपने। तो इसमें फिर कबीना कहां से आ गई, फिर इसमें शहजाद अकबर की वो बढ़के कहां से आ गई कि हमने कौम का लूटा हुआ पैसा वापस बुला लिया है, फिर उनकी वो रिपोर्टें कहां से आ गई, क्यों आ गई? वो मैं बैकग्राउंड आपको बताती हूँ, केस शुरू कहां से होता है, पहले फैसले के ऊपर आ जाते हैं। चलिए मैं यहाँ बता के ये एक नुक्ता बता दे, फिर बता देता हूँ। हुआ ये था कि जब एसेट रिकवरी यूनिट बना तो इनको पता चला कि जनाब यहाँ से ये पैसे मनी लॉन्डर होके बाहर गए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एनसीए को लेटर लिखा कि जी हमें खदशा है कि जो पैसे हैं ये क्राइम प्रोसीड होगी तभी इतनी बड़ी रकम मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एनसीए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उस पैसे से हसन नवाज से फ्लैट खरीदा गया था, तो उनके भी अकाउंट फ्रीज हो गए, ये वाले 190 मिलियन भी यहाँ पे अकाउंट फ्रीज हो गए। नतीजा तो ये हुआ अकाउंट हो गए सारी फ्रीज। अकाउंट फ्रीज होने के बाद जब इन्होंने यहाँ पे अपना रिकॉर्ड फरोलना शुरू किया और एनसीए ने वहाँ इंक्वायरी शुरू की, तो फिर पता चला कि जी इन पैसों से, क्योंकि दायरा जिनके फ्रीज होते हैं उनको नोटिस भी जाता है। फिर अली रियाज मलिक एंड कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया और बताया कि भाईजान इन पैसों से हमने लंदन में फ्लैट खरीदा था, जो शाहिद खकान अब्बासी साहब की यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम में हम डिक्लेयर कर चुके हैं। फिर शहजाद अकबर एंड कंपनी ने, ARU ने, PTI की गवर्नमेंट ने लेटर लिखा एनसीए को कि जी क्योंकि ये वो फ्लैट खरीद के डिक्लेयर कर चुके हैं एमनेस्टी में, अब पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक हम इनके खिलाफ प्रोसीड नहीं कर सकते, कानूनी पाबंदी आ गई यहाँ पे, लिहाजा आपने अपने तौर पर कुछ देखना देख लें, हमारा तरफ से केस खत्म है। फिर एनसीए ने कहा जो ਤੁਹਾਡਾ फटा दे रहे थे साडा की है, ठीक है, उन्होंने डिफ्रीज कर दी, ठीक है। अब डिफ्रीज करने पे ये तो कारोबारी पार्टी है तो खामोश हो गए, शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह जी डिफ्रीज हो गए। उधर से शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, ये इन्होंने फ्रीज कराया था, डिफ्रीज हो गए, क्लीन चिट मिल गई, हला बचा दिया। मामला कबीना में क्यों आया जब सरकार का लेना देना कोई नहीं? सर जब ये सरकार का लेना देना इस तरह था क्योंकि कंप्लेन गवर्नमेंट की थी और तासुर ये था जैसे मनी लॉन्डर हो गया और क्राइम प्रोसीड है, तो एनसीए ने जो एग्रीमेंट किया मलिक रियाज के साथ
उसकी एक कॉपी यहाँ पे भिजवा दी। और एनसीए की तरफ से ये होता है कि हमारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, पब्लिक ना किया जाए, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सियासी पार्टी नहीं है वहाँ पे। वो बंद लिफाफा आया, काबीना में आया, काबीना ने उसका अप्रूवल दे दिया, और वो उन्होंने एनसीए के साथ ये तय किया था कि हम वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में देंगे, हमारी ज़मीन का वहाँ पे जो मामला चल रहा है उसके अंदर। वो उस चैनल से वो आउट होकर यहाँ आगे गवर्नमेंट के पास वो नहीं आए, वो डायरेक्ट इनके पैसे इन्हीं के अकाउंटों से इधर आ गए। 171 बिलियन पाउंड आया, 109 नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब वो बंद लिफाफा सबसे बड़ा सबूत था कि उसमें गवर्नमेंट ने को क्या किरदार अदा किया या क्या ऐसा मनफी काम इमरान खान ने किया छुप के, काबीना से छुपा के, वो का कैबिनेट रिकॉर्ड का हिस्सा होता है ना, वज़ीर आज़म घर तो नहीं लेके जाता, मौजूद होता है। वो नैब को क्यों जैसे साइफर मौजूद था जी, वो नैब को क्यों नहीं दिया गया? नैब ने इस अदालत में क्यों नहीं बताया जनाब ये जुर्म है जो खुफिया एग्रीमेंट था, इसमें करप्शन की गई, ये किया गया, वो किया गया, वो आज तक ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया। अब ये ची करें या पी करें, फैसला हो चुका है, अब वो रिकॉर्ड के ऊपर आ ही नहीं सकता। अपील में वो चीज सामने आती है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है जो आपने ट्रायल कोर्ट में एग्जिबिट करवाई। तो अगर इमरान खान के वकील सफाई ने हाई कोर्ट में ये मुतालबा किया कि भाई वो लिफाफा तो इन्होंने वहां रखा ही नहीं था, लॉ लिफाफा सामने कि ये तो प्राइवेट पार्टी का एक मामला था, हमारा ऐसे नहीं था, तो फिर क्या होगा? सर अपील में वो ग्राउंड ये लेंगे। साइफर में क्या हुआ? ये कहते हैं साइफर, उन्होंने कहा ओरिजिनल साइफर क्या बताया जी, वो तो फॉरेन ऑफिस में पड़ा है। अच्छा, तो फिर तो इसका मतलब है साइफर ओरिजिनल वहां पड़ा है, तो साइफर चोरी भी नहीं हुआ। तो हाईकोर्ट ने बरियत का फैसला पड़ा, क्यों कोर्ट मांगती भी रही, मांगते रही कि चलो हमें ही दिखा दो, वो भी नहीं दिखाया। वो इसलिए ये आगे आके जज साहब क्या लिखते हैं, काजी फाइज जैसा की मैं बात कर रहा था, उसने इस फैसले के अंदर लिखा गवर्नमेंट को पैसे देते हुए कि जी ये रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल, यानी कि आपने पॉल को लूट के पीटर को अदायगी कर दी। नैब को रेफरेंस बनाने के लिए मिल नहीं रहा था कि खाते में क्या डालना है, उन्होंने ये पूरा काजी फाइज का पैराग्राफ उठा के डाल दिया, अपने रेफरेंस का हिस्सा बना दिया और लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अच्छा रेफरेंस दायर हो गया, केस चलने लग गया, खान साहब ने बेल अप्लाई की, बेल हो गई इमरान खान की, आमिर फारूक साहब ने बेल की, और फैसले में ना सिर्फ ये लिखा कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, बल्कि ये भी लिखा कि हमारे हिसाब से तो केस बनता नहीं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि ये रॉबिन पीटर एंड पेइंग पॉल है, इसलिए अदालत जमानत दे रही है, इसके ऊपर मजीद कोई कमेंट नहीं कर रहा। उन्होंने भी गोया कि बाउंड थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के। आज फैसले में क्या लिखा? आमिर फारूक साहब ने इतनी हिम्मत की? सर मेंशन तो करना था ना कि मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी है, वरना तो शायद वो बेल के केस में बरी कर देते। अच्छा, आज जज साहब ने, ट्रायल कोर्ट के जज ने, जिसमें लिखा होता है हर ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के बेल के डिफेंस ऑर्डर में जिसमें वो लिखते हैं कि शवाहिद नहीं है, उसमें भी ये बात मेंशन करते हैं कि ट्रायल कोर्ट हमारे फैसले का असर ना ले। उसके अंदर ट्रायल कोर्ट ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ रिप्रोड्यूस किया कि पीएलडी फलाम में ये छपा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जुर्म है, इसलिए ये जुर्म है। अब मैं क्या कर सकता हूँ उस पर? ट्रायल कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं कर सकती कुछ। इस वजह से खान साहब को वहां पे उन्होंने सजा दे दी, और आगे आके उन्होंने लिखा, यानी उनके पास इसके अलावा और कुछ नहीं था जज साहब के पास लिखने को, या उन्होंने कुछ तस्लीम किया कि ये कमजोरियां थी इस केस में? मैं वही बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जो नैब का जो एविडेंस है, और ना सिर्फ उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस थी, यानी कि वो तजादात थे, बल्कि डिस्क्रिपेंसीज भी थी, खामियां भी बहुत थी। अब किसी को सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हफ्ता पहले 5 बंदों के कत्ल करने का मुलजिम छोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि रीजनेबल डाउट उनको आ गया था। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, आइन भी यही कहता है, आर्टिकल 10 है शफाफ ट्रायल का जो हक देता है, उसमें ये बात है, कानून भी आपका सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी कहता है कि आपने सजा देनी है जब तमाम शक व शुबात से बालातर एविडेंस हो। और जज खुद लिख रहे हैं कि उनका एविडेंस मशकूक है, लिखा है ना उसके अंदर, हम तो नहीं कह रहे, जज साहब ने कहा है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि इसलिए जो नेचुरल सी चीज है। अच्छा एडा तो चलो हो ही जाना, बड़ी बात नहीं हो गया। अच्छा आगे आके एक और बात, सारा दिन हम सुनते रहते हैं नून लीग से और बाकी कुछ साफियों से भी, गुलशन बीबी ने हीरे की अंगूठी ली, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया अलकादिर में। अच्छा केस में गुलशन बीबी को सजा 7 साल हुई, सिर्फ इयानत जुर्म पे कि वो उस ट्रस्ट की ट्रस्टी थी, उस ट्रस्ट की मेंबर थी, अलकारी ट्रस्ट की, कोई हीरे की अंगूठी का इल्जाम नहीं, ठीक है, लगाया भी नहीं, साबित करना तो दूर की बात, कोई पैसे लेने का इल्जाम नहीं लगाया कि जी मलिक रियाज से इन्होंने ये किया, ये फायदा लिया, वो फायदा लिया, कोई ऐसा इल्जाम लगाया ही नहीं सिर्फ बुशरा बीबी के ऊपर। नहीं तो फिर किस पे सजा हुई है? इसलिए कि जी अलकादरी ट्रस्ट को जज साहब ने कहा कि ये एक शैम है, मींस कि ये एक फ्रॉड है, तो ये ट्रस्ट दरअसल थी नहीं, तो ये सारा जमीन इन्होंने ली, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट अब इस यूनिवर्सिटी को टेक ओवर कर ले।
ये जो इल्ज़ाम सारा दिन बुशरा बीबी पे लगाते थे वो तो है ही नहीं। उनको बुशरा पे इल्ज़ाम सिर्फ मीडिया की हद तक लगा हुआ, केस फाइल में नहीं है। मैं हमेशा यहाँ ऑफिस में भी आपको याद होगा जब बहस होती थी एहतशाम साहब से, मैं कहता था सर जो ये बातें मीडिया पे कह रहे हैं इसको छोड़ें, आप केस फाइल को पढ़ें। अब जजमेंट पढ़ लें इस पर बुशरा बीबी के ऊपर कहीं इल्ज़ाम मुझे लगा दिखा देंगे क्या। अच्छा, ये 4-5 चीजें हम अपने देखने वालों के लिए बिल्कुल शॉर्ट उनको समझाने के लिए, नंबर 1 तो बंद लिफाफा पेश ना करना, ये उसको आगे आके फायदा देगा, बहुत देगा। दूसरा जज साहब का ये लिखना कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है लिहाजा मैं ये कर रहा हूँ जी। तीसरा उसका ये लिखना कि इसमें कमजोरियां हैं जो नैब ने ये केस में सारी ये चीजें की हैं, तफजात भी हैं, तजादात शवाहिद में। एक और बात, अच्छा, नैब ने गवाह पेश किया। और एक और चीज ये जो आपने लास्टली कही थी कि बुशरा बीबी पे जो इल्जामात इधर उधर लग रहे थे वो उसमें है ही नहीं, अंगूठियों शंगूठियों की कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक अच्छा, है। और क्या है? एक और बात, नैब के बहुत से गवाहों को इन्होंने माना ही नहीं जज ने। अच्छा, एक गवाही बताता हूँ जिसमें ये कहा गया था अलकादी ट्रस्ट के सीएफओ जिनको नैब ने गवाह बनाया, उन्होंने आके गवाही दी कि जनाब कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है इमरान खान को और बुशरा बीबी को, ना इस जमीन से ना यूनिवर्सिटी से, और अगर ये ट्रस्ट खत्म भी हो जाती है तो किसी दूसरी ट्रस्ट को जमीन मुंतकिल हो जाएगी। ये राइटिंग चीजें इनको फिर भी नहीं जानी, ना जमीन का किराया ना कुछ, इनको कुछ भी नहीं जाएगा, इनको कोई फायदा नहीं है ट्रस्ट से, ना इस जमीन से ना यूनिवर्सिटी से। ये नैब का गवाह था जिसने बयान दिया था। अगर अदालत इसको मानती तो बरी कर देती, इसका मतलब है नैब के गवाह को भी झूठा माना गया। ये भी आगे आके फिर इसी तरह होगा, जेरा में आएगा। यस। और कोई ऐसी चीज जो आप समझते हो कि सरफेस पे बड़ी चीज है? अब तो 148 सफ़े जितने पढ़े उनमें इतने कटे निकले, खुदा ना खास तो और पढ़ ले तो पता नहीं की निकलना। चलो, इस केस का जो भी होता है, पीटीआई का ये कहना है कि जी हमने अपील तैयार कर ली है। एक और ये जब फैसला सुनाया जा रहा था मुझसे बीबी चॉकलेट खा रही थी, जैसा फैसला सुनाते हैं वो चॉकलेट खाते नहीं, वो सुना के चले गए, वो चॉकलेट खाती नहीं। हाँ यार, वो चॉकलेट से वहां के माहौल से याद आया, कुछ जर्नलिस्ट भी वहां पे गए थे आज स्पेशली, और वहां पे जाके वो खान साहब को कहते हैं आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो पढ़ते हैं, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते नहीं है, इस तरह के सवालात किए। और खान ने आगे उनको कहा कि खुदा का खौफ करे, आप किस किस्म की बात करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे तो बंदा तो ईमान ही नहीं रहता, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। इस किस्म की बातें भी की गई। सर अब आपको पता है अडियाला में अब कोर्ट ऑर्डर भी हो तो आप ऐसे नहीं जा सकते, अडियाला में कोर्ट ऑर्डर भी नहीं माने जाते, तो इन साफियों के क्या कहने, उनका हम क्या जिक्र करें। हाँ। लेकिन खान साहब बस कैप्टन यूं देख ही जा रहे, स्माइल उनके फेस पे थी, और जब उन्होंने कहा ना खान साहब को, खान साहब को टिप करना आता यूं उन्होंने किया। अच्छा, कि ठीक है यार आगे चौथा, वो खुश हुए इस पे। हाँ। कि चलो ठीक है, 4 तो और को कड़पाड़ लेंगे ऐसे। हाँ। लेकिन जो उसके बाद अली मीन गंडापुर की गाड़ियां बगैर किसी रुकावट के अडियाला जेल के अंदर गई, अडियाला जेल में उनकी मुलाकात हुई 1.5 से 2 घंटे के करीब। और आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, अली अमीन गंडापुर साहब की या गौहर साहब की और बाकियों की खान साहब के साथ जो मजीद कुछ मुलाकातें हैं ना, वो जेल में कुछ ही रह गई। अच्छा जी, बस इस पे भी ला खत्म कर, यानी इसका मतलब है उसके बाद उनकी बाहर बराह रास्त मुलाकातें होंगी, जेल में नहीं होंगी। मैं बस इतना आपको बता के भी ला खत्म। लो जी, जुल्करनैन ने एक बहुत बड़ी खबर दे दी है कि बैरिस्टर गौहर अली मीन गंडापुर और उनकी क़यादत जो है पीटीआई की, उनकी चंद मुलाकातें जो हैं वो खान के साथ जेल में रह गई हैं। इसके बाद वो कहीं बाहर होंगे, आज़ाद होंगे, हाउस अरेस्ट होंगे, अडियाला जेल में नहीं होंगे बकौल जुल्करनैन के। तो ज़ाहिर है ये सरफेस पे उभर के आने वाली जो चीज़ें हैं उनको हमने आपके सामने रखा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।